नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज, चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है लिंग पक्षपात को समाज से दूर करने के उपाय, मेथड्स टू रिमूव जेंडर बायस फ्रॉम सोसाइटी। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने लिंग पक्षपात के बारे में विस्तृत रूप से जाना था, उसके कारणों के बारे में जाना था और विद्यालय में किस प्रकार से लिंग पक्षपात होता है उसके विषय में भी जाना था। आज हम लोग देखेंगे कि समाज से लिंग पक्षपात को किन विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता बेहद जरूरी है और पुरुष समाज के मूलाधार हैं और समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वो नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता के बीच भेदभाव या पूर्वाग्रह या कहे पक्षपात की सोच समझकर बनाई गई एक खाई है जिससे समानता तक जाने का सफ़र बहुत मुश्किल भरा हुआ बन जाता है। हमारे देश में लिंग पक्षपात बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। समाज के हर तरफ हम लोग लिंग पक्षपात देखते हैं। जन्म से लेके मौत तक, शिक्षा से लेके रोजगार तक, हर जगह पर लैंगिक भेदभाव या कहे पक्षपात साफ नज़र आता है। लिंग पक्षपात को हम समाज से निम्नलिखित उपायों द्वारा दूर कर सकते हैं, जिसमें मेथड्स टू रिमूव जेंडर बायस फ्रॉम सोसाइटी, जिसमें नंबर 1 है जन शिक्षा का प्रचार, पब्लिक एजुकेशन। नंबर 2 है जागरूकता, अवेयरनेस। नंबर 3 है नीतियाँ एवं प्रावधान, पॉलिसीज़ एंड प्रोविजंस। नंबर 4 है शिक्षा प्रणाली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। नंबर 5 है बालिकाओं हेतु व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स। नंबर 6 है हमारा सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात, फिडजेट ऑफ सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। नंबर 7 है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, प्रिवेंशन ऑफ सोशल इविल्स। नंबर 8 है प्रशासनिक व संवैधानिक प्रावधान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नंबर 9 और अंतिम हमारा है बालिका या स्त्री शिक्षा का विकास, स्प्रेडिंग गर्ल्स और विमेन एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट हमारा है जन शिक्षा का प्रसार यानी कि पब्लिक एजुकेशन। एक विकसित राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग वहाँ की साक्षर जनता होती है। आज आधुनिक युग में व्यक्ति की साक्षरता ही उसकी पहचान बनती है। जो व्यक्ति साक्षर है वही एक उज्जवल भविष्य के सपने को हकीकत में जी सकता है। यदि समाज में लैंगिक समानता को बनाए रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में हमें स्त्री तथा पुरुष के शैक्षणिक स्तर को समान करना होगा और यह जन शिक्षा के प्रसार से ही संभव हो पाएगा। नंबर 2 है जागरूकता। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसमें जागरूकता की कमी है। वे अपने मूल अधिकारों, क्षमताओं के बारे में अनजान हैं। इसलिए स्त्रियों ने भी स्वयं को पुरुषों के अधीन स्वीकार कर लिया है एवं उन्होंने स्वयं ही अपने आप को दोयम दर्जे का मान लिया है। समाज में महिलाओं में यह जागरूकता की कमी 2 प्रमुख कारणों से है। एक तो है निर्धनता और दूसरा है शिक्षा का अभाव। और यही कारण है कि स्थानांतरित श्रमिक के रूप में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। स्त्रियों को न सिर्फ समान कार्य के लिए निम्न वेतन दिया जाता है बल्कि उन्हें निम्न कुशलता वाले कार्यों में ही शामिल किया जाता है जिसकी आमदनी स्वाभाविक रूप से कम होती है। तो इसके प्रति जागरूकता लानी होगी महिलाओं को भी और पुरुषों को भी कि इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। हमारा तीसरा पॉइंट है नीतियाँ एवं प्रावधान, पॉलिसीज़ एंड प्रोविजंस। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति का उद्देश्य बनाया गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला
आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन जो कि 1993 में, इसके माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इस तरह से क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो अंतर होता है वो कम होता नजर आता है इस तरह की नीतियों एवं प्रावधानों से। नंबर 4 है हमारा शिक्षा प्रणाली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग देखते हैं कि महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन और अवधारणा की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार, व्यावसायिक, तकनीकी कौशलों के साथ साथ जीवन पर्यंत शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की और ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। नंबर 5 है हमारा बालिकाओं के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता द्वारा ही नहीं लाया जा सकता, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता हेतु रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की जाए, जिससे उनकी आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवासीय एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना महिलाओं के लिए अलग तरीके से करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात, फिडजेट ऑफ सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। समाज में प्राचीन काल से ही कुछ मान्यताओं तथा परंपराओं का पालन किया जा रहा है, जिसका पालन न करने में सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के भय व्यक्तियों में व्याप्त हैं, अधिकतर महिलाओं में। लेकिन उन गलत परंपराओं और मान्यताओं को धीरे धीरे तोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए, तभी जाकर समाज की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन आना शुरू होगा और पुरुष और स्त्री को समान दर्जा मिल पाएगा समाज में। नंबर 7 है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, प्रिवेंशन ऑफ सोशल इविल्स। समाज में विभिन्न कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में महिलाओं पर पड़ता है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, डायन प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि प्रचलित हैं, जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अतः इन प्रथाओं पर रोक लगनी चाहिए। इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए गए हैं और वर्तमान में भी किए जा रहे हैं, जैसे शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह पर रोक, राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा सती प्रथा का समापन, संविधान के द्वारा बालिका विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष का निर्धारण आदि से स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। नंबर 8 है हमारा प्रशासनिक एवं संवैधानिक प्रावधान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारतीय संविधान में लैंगिक भेद को दूर करने के लिए कुछ सकारात्मक प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक के लिए हर तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्तर एवं अवसर की समानता पर जोर देती है। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक प्रणाली स्त्रियों को समान चुनाव अधिकार प्रदान करती है। संविधान में अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार के भेदभाव, फिर चाहे यह लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, रंग या जन्म के स्थान पर हो, अमान्य तथा निषेध है। 1987 में सती प्रथा रोकथाम कानून, दहेज रोकथाम कानून 1960, विशेष विवाह कानून 1954, लिंग चयन प्रतिषेध नियम 1994 आदि कानूनों द्वारा स्त्री को सशक्त करने का प्रयास किया गया है।
जो कि बहुत हद तक लिंग पक्षपात को दूर करने का एक तरीका है। हमारा अंतिम पॉइंट है बालिका या स्त्री शिक्षा का विकास, स्प्रेडिंग गर्ल्स और विमेन एजुकेशन। स्त्रियों को आर्थिक मानसिक रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम बनाना तभी संभव हो पाएगा जब वे शिक्षित होंगी। एक शिक्षित महिला हर तरह के भय को दूर करके हर परिस्थिति का सामना करने के योग्य बनती है। सरकारी स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए कार्य करने वालों को प्रोत्साहन एवं मानकों में कुछ छूट प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में बदलाव तभी आ सकेगा जब स्त्रियों को लेकर पुरुषों एवं समाज की मानसिकता में परिवर्तन आना शुरू होगा। जब पुरुष स्त्री को अपने अधीन न समझकर दर्जा एवं स्थान प्रदान करेगा और यह मानसिक परिवर्तन सिर्फ पुरुषों में ही नहीं आए बल्कि स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए आगे उन्हें इस पितृसत्तात्मक प्रणाली में लिप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और आंदोलन करने होंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए छात्र अब भली भांति से समाज में जो पक्षपात है, लिंग पक्षपात है, उसको रोकने के लिए या कम करने के तरीकों से वाकिफ़ हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।